हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। और हम कवर कर रहे हैं दृष्टि वार्षिकी को, जिसके 5 सेगमेंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके वहां देख सकते हैं। इसके अलावा इस सेशन की जो भी पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। सेगमेंट है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम, जिसमें पहला टॉपिक है विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं सितंबर 2024। तो सितंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं सितंबर 2024 रिपोर्ट जारी की गई। किसकी है ये? संयुक्त राष्ट्र की है रिपोर्ट। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 तथा वर्ष 2023 में विश्व की वृद्धि दर क्रमशः 3.1% तथा 2.7% दर्ज है। मतलब इनके हिसाब से 2022 में जो वृद्धि दर रही है विश्व की वो 3.1% रही है, जबकि 2023 की बात करें तो 2.7% रही है। जबकि वर्ष 2024 एवं 2025 इन दोनों वर्षों के लिए यह जो वृद्धि दर है ये 2.7% पूर्वानुमानित है। यह आपने डेटा याद रखना है। फिर बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्ष 2024 एवं वर्ष 2025 में क्रमशः यानी 2024 में कितनी 6.9% वृद्धि दर रहेगी और 2025 में 6.6% की वृद्धि पूर्वानुमानित है। बाकी इस टेबल में हम खाली वर्ल्ड का और उसके साथ साथ इंडिया का देखेंगे। ठीक है, जो हम ऊपर देख चुके हैं वहीं पर ये टेबल में लिखा हुआ है यहाँ पर कि विश्व की 2022 में 3.1% वृद्धि दर है, 2023 में 2.7% वृद्धि दर, 2024 में पूर्वानुमानित है 2.7 और 2025 में भी पूर्वानुमानित है 2.7। ठीक है, वहीं अगर भारत के संदर्भ में देखें तो 2022 में भारत की है 7.7% की वृद्धि दर, 2023 में है 7.9% की वृद्धि दर, 2024 में 6.9% की वृद्धि दर और 2025 में 6.6% की वृद्धि दर का अनुमान यहाँ पर किया गया है। अगला देखते हैं इंडिया डेवलपमेंट अपडेट 2024। तो वर्ल्ड बैंक द्वारा इंडिया डेवलपमेंट अपडेट 2024 जारी की गई है। इंडिया डेवलपमेंट अपडेट किसके द्वारा जारी की गई है? वर्ल्ड बैंक द्वारा। ठीक है, इस रिपोर्ट का शीर्षक है बदलते वैश्विक संदर्भ में भारत के व्यापार अवसर, इंडियाज ट्रेड अपॉर्चुनिटीज इन अ चेंजिंग ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। इसमें कहा गया है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2022-23 में के 7% से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में कितनी 8.2% हो गई है। बस इसमें इतना ही काम की चीज़ है कि 2022-23 में जो वृद्धि दर थी वो 7% थी, जबकि वर्ष 2023-24 में वृद्धि दर जो है वो 8.2% हो गई है इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट में, जो कि वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। अगला है बिजनेस रेडी विश्व बैंक। ठीक है, तो बिजनेस रेडी रिपोर्ट दुनिया भर में कारोबारी माहौल पर विश्व बैंक समूह की पहली फ्लैगशिप रिपोर्ट है। किसकी है? बिजनेस रेडी विश्व बैंक समूह की है। यह रिपोर्ट निजी क्षेत्र के विकास का समर्थन करने हेतु दुनिया भर के कारोबारी माहौल का मात्रात्मक मूल्यांकन प्रदान करती है। बिजनेस रेडी 10 विषयों, ठीक है, 10 टॉपिक्स पर केंद्रित है जो किसी व्यवसाय को खोलने, संचालित करने या विस्तार करने, बंद करने या पुनर्गठित करने के दौरान फर्म के जीवन चक्र और बाजार में इसकी भागीदारी के बाद आयोजित व्यवस्थित होते हैं। आगे है इसमें कि बिजनेस रेडी पूर्व में प्रकाशित डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में सुधार करते हुए उसको प्रतिस्थापित करती है, क्योंकि यह व्यावसायिक पर्यावरण मूल्यांकन के सबसे प्रमुख पहलुओं के साथ बेहतर संतुलन प्रदर्शित करती है। बिजनेस रेडी संबंधित 3 पायलट रिपोर्ट वर्ष 2024 से वर्ष 2026 तक जारी की जाएंगी। तो इसमें कुल मिला के इतना ही इम्पॉर्टेंट डेटा है। अगला है अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवा सदस्य बन गया है। तो 31 अगस्त 2024 को न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की नवी वार्षिक बैठक हुई है। कहाँ हुई है? ठीक है, ये हुई है नवी वार्षिक बैठक केपटाउन दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, केपटाउन दक्षिण अफ्रीका में ये नवी वार्षिक बैठक हुई है, जहाँ पर अल्जीरिया को न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता की आधिकारिक तौर पर मंजूरी प्रदान की गई। ठीक है, तो 31 अगस्त 2024 को न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की नवी वार्षिक बैठक कहाँ हुई है? केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में, और यहाँ पर अल्जीरिया को एनडीबी का मेंबर बनाया गया है। अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी का नवा सदस्य देश है, और इससे पूर्व अक्टूबर 2023 में इजिप्ट एनडीबी का सदस्य बना था। अक्टूबर 2021 में यूएई तथा सितंबर 2021 में बांग्लादेश सदस्य बना था। तो ये आपने याद रखना है, 2023 में इजिप्ट बना है, 2024 में अभी अल्जीरिया बन गया है, 2021 की बात करें तो यूएई बना था। ठीक है, और उसके पहले सितंबर में बना था बांग्लादेश।
वर्ष 2015 में स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक सदस्य देश कौन है? ब्राज़ील है, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका, ये संस्थापक देश हुए। ठीक है, जिनको ब्रिक्स कंट्रीज़ भी बोलते हैं। तो ब्रिक्स कंट्रीज़ जो हैं ये न्यू डेवलपमेंट बैंक की संस्थापक सदस्य देश हैं, 2015 में जिसकी स्थापना हुई थी। और अभी वर्तमान में एनडीबी के कितने सदस्य हैं? 9 सदस्य देश हैं। ठीक है, ये अपडेटेड है, इसको याद रखना आपने। उरुग्वे इसका भावी सदस्य है। जो प्रॉस्पेक्टिव मेंबर है वो कौन होगा? उरुग्वे होगा। वर्ष 2015 में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसका मिशन है उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों में सतत विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु संसाधन जुटाना। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर अगला है पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पहला है। ठीक है, इसलिए तो 6 से 8 अगस्त 2024 के मध्य भारत सरकार के विदेश मंत्रालय तथा भारतीय उद्योग संघ ने नई दिल्ली में पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। तो पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ है? ये हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में हुआ है। और किसने आयोजित किया है? विदेश मंत्रालय तथा भारतीय उद्योग संघ ने संयुक्त रूप से ये आयोजित किया है। इस पहले बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है इसका? बिम्स्टेक के सदस्य देशों के मध्य मजबूत व्यापार और निवेश संबंधों के माध्यम से अधिक क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। यहाँ बिम्स्टेक का फुल फॉर्म दिया हुआ है, एक बार ये देख लेते हैं। द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसका उद्घाटन किया है। और बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। प्रारंभ में इसे बिस्टेक कहते थे। ठीक है, प्रारंभ में इसे बिस्टेक कहते थे। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग के नाम से ये जाना जाता था। 22 दिसंबर 1997 को इसमें म्यांमार तथा फरवरी 2004 में भूटान तथा नेपाल शामिल हुए थे। मतलब इसका जो विस्तार हुआ था वो लास्ट 2004 में हुआ था, जब भूटान और नेपाल शामिल हुए थे। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जुलाई 2024। तो एडीबी द्वारा यानी एशियाई विकास बैंक द्वारा एशियन डेवलपमेंट आउटलुक की जुलाई 2024 श्रृंखला स्टीडी ग्रोथ और स्लोइंग इन्फ्लेशन शीर्षक से ये जारी की गई है। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, जिसका शीर्षक क्या है? स्टीडी ग्रोथ और स्लोइंग इन्फ्लेशन। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2024 के लिए विकासशील एशिया की जीडीपी वृद्धि दर को अप्रैल 2024 के पूर्वानुमान यानी 4.9% की तुलना में जुलाई 2024 में 0.1% बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। तो ये एशिया की जीडीपी वृद्धि दर को पुनः अनुमानित किया गया है और अब इसे 5% कर दिया गया है। ठीक है, जुलाई 2024 में। फिर आगे बात करें, जबकि अप्रैल 2025 तथा जुलाई 2025 दोनों के लिए यह 4.9% पूर्वानुमानित है। इतना डेटा हमें याद रख पाना बहुत पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत देखेंगे, अगर दिमाग में रह गया तो अच्छी बात है, ना है तो लोड नहीं लेना है। फिर है प्रमुख क्षेत्रों देशों की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि प्रतिशत में। खाली हम यहाँ पर भारत देखेंगे। ठीक है, भारत की बात करें इस रिपोर्ट के हिसाब से तो वर्ष 2023 में इसकी ग्रोथ कितनी रही है? 8.2% की ग्रोथ रेट रही है। 2024 में अप्रैल में 7 की रही है, 7%, जुलाई में 7 रही है। ठीक है, और वर्ष 2025 की जो अनुमानित है, अप्रैल में अनुमानित है 7.2% की वृद्धि दर और जुलाई में भी 7.2% की वृद्धि दर अनुमानित है इसमें। अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अद्यतन जुलाई 2024। जारी कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, IMF द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है द ग्लोबल इकोनॉमी इन अ स्टिकी स्पॉट। रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि जहां वर्ष 2022 और 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्रमशः 7%, ठीक है, यानी 2022 में इन्होंने बोला है 7% थी वृद्धि दर और 2023 में कितनी है? 8.2% की वृद्धि दर दर्ज की गई है। वहीं वर्ष 2024 और 2025 के लिए यह क्रमशः 7% और 6.5% पूर्वानुमानित है। आपने IMF का डेटा जरूर याद रखना है। ठीक है, तो IMF ने ये रिपोर्ट निकाली है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसमें हम दो चीज़ें देखेंगे, एक वर्ल्ड की देखेंगे ग्रोथ रेट और दूसरा भारत की। तो वर्ल्ड की जो ग्रोथ रेट है वास्तविक GDP वृद्धि प्रतिशत में अगर देखें तो वर्ष 2022 में कितनी रही है? 3.5% की रही है। वर्ष फिर 2023 की बात करें तो 3.3 है। ठीक है, 2024 और 2025 का जो पूर्वानुमान लगाया गया है तो 2024 में 3.2% की वृद्धि और 2025 में 3.3% की वृद्धि। अब भारत की बात करें
तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के हिसाब से वर्ष 2022 में भारत की जो वृद्धि दर रही है वो 7% की, 2023 में 8.2% की, जबकि 2024 और 2025 में पूर्वानुमान क्या है कि 2024 में रहेगी 7% और 2025 में रहेगी 6.5%। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट 2024। तो 11 जुलाई 2024 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट 2024 वैश्विक जनसंख्या के अनुमानों एवं पूर्वानुमानों का 28वां संस्करण है। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1951 से जारी किया जा रहा है। बाकी 11 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? जनसंख्या दिवस मनाते हैं। ठीक है, 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं 11 जुलाई को। तो ये आपने एक अलग एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना है। ठीक है, बाकी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट कौन निकालता है? संयुक्त राष्ट्र ने निकाली है ये रिपोर्ट। रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जनसंख्या इस सदी में अपने चरम पर पहुंच जाएगी। ठीक है, ये याद रखना, विश्व की जनसंख्या इस सदी में अपने चरम पर पहुंच जाएगी। आने वाले 50 या 60 वर्षों में विश्व की जनसंख्या में वृद्धि जारी रहने का अनुमान है, जो 2080 के दशक के मध्य में लगभग 10.3 बिलियन लोगों तक पहुंच जाएगी, जबकि वर्ष 2024 में यह 8.2 बिलियन से अधिक है। अनुमान है कि चरम पर पहुंचने के बाद वैश्विक जनसंख्या धीरे धीरे कम होने लगेगी और सदी के अंत तक घटकर 10.2 बिलियन रह जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें इतना ही है, बाकी आपने छोड़ देना है। अगला देखते हैं ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2024। तो जून 2024 में कॉर्सेरा संस्थान है, कॉर्सेरा, ठीक है, कॉर्सेरा संस्थान द्वारा ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट जारी की गई है और यह रिपोर्ट का कौन सा संस्करण है? 6ठा संस्करण है। यह आपने याद रखना है, 6ठा संस्करण है इसका। और किसने जारी की है? कॉर्सेरा इंस्टीट्यूट ने ये रिपोर्ट जारी की है। इसमें 109 देशों को शामिल किया गया है। जीएसआर 2024 में समग्र कौशल दक्षता यानी स्किल प्रोफिशिएंसी की बात करें, समग्र कौशल दक्षता स्किल प्रोफिशिएंसी के मामले में स्विट्जरलैंड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, किसने स्थान प्राप्त किया है? पहला स्विट्जरलैंड ने। और स्विट्जरलैंड ने वर्ष 2023 में भी समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। बाकी अगर इस रिपोर्ट में देखें 109 देश शामिल हैं, तो जो 109वीं रैंक मिली है वो किसको मिली है? सूडान को मिली है 109वीं रैंक। रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल स्किल रैंकिंग यानी ग्लोबल स्किल रैंकिंग के संदर्भ में भारत वर्ष 2024 में 87वें स्थान पर है। ठीक है, टोटल इसमें 109 देश हैं, जिसमें भारत की रैंक क्या है? 87। नंबर 1 कौन है? स्विट्जरलैंड। और नंबर 109 पर कौन है? सूडान। ठीक, बाकी अगर एशिया प्रशांत के संदर्भ में देखेंगे तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत 17वें स्थान पर है। तो ये बात करते हैं 2024 की, तो भारत की रैंक कितनी है? 109 देशों में भारत की रैंक है 87, जबकि 2023 में जो भारत की रैंक थी इस सूचकांक में या इस रिपोर्ट में, तो भारत की रैंक कितनी थी? 60 थी। ठीक है, बाकी इसमें एक सब टॉपिक है कि स्टेट स्किल रैंकिंग। ठीक है, स्टेट स्किल रैंकिंग के संदर्भ अगर देखें तो शीर्ष भारतीय राज्य कौन है? तो स्टेट स्किल रैंकिंग के संदर्भ में देखेंगे तो शीर्ष भारतीय राज्य है, नंबर 1 पर है पंजाब, नंबर 2 पर चंडीगढ़, नंबर 3 पर है पश्चिम बंगाल, नंबर 4 पर हरियाणा तथा नंबर 5 पर है हिमाचल प्रदेश। और उत्तर प्रदेश जो है स्टेट स्किल रैंकिंग में 13वें नंबर पर है, जबकि बिहार 16 नंबर पर है। ये आपने याद रखना है स्टेट स्किल रैंकिंग के बारे में। अगला देखते हैं वैश्विक प्रेषण पर विश्व बैंक समूह की रिपोर्ट आई है। तो जून 2024 में विश्व बैंक समूह द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 40 रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये पूछ सकते हैं कि माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 40 रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो विश्व बैंक समूह ने ये जारी की है, जिसका शीर्षक क्या है? रेमिटेंस स्लोड इन 2023 एक्सपेक्टेड टू ग्रो फास्टर इन 2024। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 के दौरान निम्न और मध्यम आय वाले देशों में 0.7% की धीमी वृद्धि के साथ प्रेषण प्रवाह यानी रेमिटेंस फ्लोज 656 मिलियन US$ अनुमानित है। ठीक है, आगे है, जबकि वर्ष 2024 और 2025 के लिए यह क्रमशः कितना है? 2024 के लिए है 671 बिलियन US$, 2.3% की वृद्धि, और 2025 में है 690 बिलियन US$, जिसमें वृद्धि कितनी है? 2.8%। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेटा है। बाकी हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पर है कि वर्ष 2023 में प्रेषण प्राप्तकर्ता शीर्ष 5 देशों की अगर बात करें तो नंबर 1 पर कौन है? भारत, नंबर 2 पर है मैक्सिको, नंबर 3 पर है चीन, नंबर 4 पर फिलीपींस और नंबर 5 पर है पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट आपने मार्क कर लेना है कि 2023 में प्रेषण प्राप्तकर्ता शीर्ष 5 देश कौन हैं। उसमें भारत ने नंबर 1 रैंक हासिल की है, उसके बाद मैक्सिको और फिर चीन।
अगला टॉपिक है विश्व निवेश रिपोर्ट। कौन जारी करता है? इसे जारी करता है अंकटाड। ठीक है, अंकटाड इसे जारी करता है और ये प्रतिवर्ष जारी की जाती है। 1991 से ही ये प्रत्येक वर्ष विश्व निवेश रिपोर्ट जारी की जा रही है। किसके द्वारा? अंकटाड के द्वारा। अंकटाड का फुल फॉर्म दिया है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। विश्व निवेश प्रवृत्ति पर आधारित इस रिपोर्ट में वैश्विक एवं क्षेत्रीय स्तर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्प्रवाह और बहिर्प्रवाह की प्रवृत्ति का विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। 20 जून 2024 को अंकटाड द्वारा जो विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की गई है, इसका केंद्रीय विषय क्या है? इसका केंद्रीय विषय है निवेश सुविधा एवं डिजिटल सरकार। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एंड डिजिटल गवर्नमेंट। फिर आगे देखते हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी ग्लोबल एफडीआई में 2% की कमी दर्ज की गई है, जिससे वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश घटकर $1.3 ट्रिलियन हो गया है। आपने इतना याद रखना है कि ग्लोबल एफडीआई में 2% की कमी दर्ज की गई है। वहीं वर्ष 2023 में एफडीआई बहिर्प्रवाह यानी आउटफ्लोज की अगर बात करें तो शीर्ष 20 घरेलू अर्थव्यवस्थाओं में 9 अर्थव्यवस्थाएं एशिया से संबंधित हैं। इस संदर्भ में भारत किस नंबर पर है? भारत 20वें स्थान पर है, जबकि यूएसए, जापान तथा चीन, तो यूएसए नंबर 1 पर है, जापान दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर चीन है। चौथे की बात करें तो चौथे पर है स्विट्जरलैंड और 5वें पर है हांगकांग। तो कुल मिला के इनका प्रेजेंटेशन इतना घटिया है कि अगर आप हल्का सा चूक गए तो आप मतलब पागल हो जाएंगे इसको पढ़ते पढ़ते और फैक्ट ढूंढते ढूंढते। फिर भी देखते हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में $28 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह दर्ज किया गया है। ठीक है, वर्ष 2023 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह में 2% की कमी दर्ज की गई है। फिर आगे देखते हैं। वर्ष 2023 में क्षेत्रीय स्तर पर विश्व में सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने के संदर्भ में विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शीर्ष पर रही हैं। तो ये स्टेटमेंट के रूप में पूछ सकते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। वर्ष 2023 में विकासशील एशिया विश्व में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता क्षेत्र रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ देखते हैं तो वर्ष 2023 में एफडीआई अंतर्प्रवाह की दृष्टि से शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाएं कौन सी हैं, ये हम देखते हैं। नंबर 1 पर देखेंगे यूएसए है। ठीक है, नंबर 2 पर कौन है? चाइना है। नंबर 3 पर है सिंगापुर। नंबर 3 पर है सिंगापुर और नंबर 4 पर है हांगकांग। ठीक है, नंबर 4 पर है हांगकांग और नंबर 5 पर है ब्राज़ील। नंबर 5 पर है ब्राज़ील, ये आपने याद रखना है। ठीक, अगर बात कर रहे हैं तो नंबर 5 पर है ब्राज़ील और 5 अर्थव्यवस्थाएं यूएसए, चीन, सिंगापुर, हांगकांग तथा ब्राज़ील। फिर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह के संदर्भ में वर्ष 2023 में भारत का जो विश्व में स्थान है वो है 15वां स्थान। ठीक है, जबकि वर्ष 2022 में यह 8वें स्थान पर था। फिर आगे देखते हैं वैश्विक आर्थिक संभावनाएं जून 2024। जून 2024 में प्रकाशित विश्व बैंक समूह की अर्धवार्षिक रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक संभावनाएं जून 2024 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 8.2% अनुमानित है। हालांकि अगले 3 वर्ष यानी 2024, 2025 और 2026 में इसके घटकर क्रमशः यानी 2024 में 6.6%, 2025 में 6.7% और 2026 में 6.8% हो जाने का पूर्वानुमान है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। वर्ष 2021 और 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्रमशः 9.7% और 7% रही है 2022 में, जबकि 2021 में 9.7% रही है। इतना डेटा आपको याद तो होना नहीं है, तो इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, कोई काम का है भी नहीं। जिम्बाब्वे द्वारा नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग का अनावरण किया गया है। तो जिम्बाब्वे के केंद्रीय बैंक द्वारा स्वर्ण समर्थित एक नई संरचित मुद्रा का संचालन प्रारंभ किया गया है। इस स्वर्ण समर्थित जो नई मुद्रा है इसे जिम्बाब्वे गोल्ड या जिग नाम दिया गया है। जिम्बाब्वे ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने, उच्च मुद्रास्फीति दर पर अंकुश लगाने और जिम्बाब्वे डॉलर के मूल्य ह्रास को संबोधित करने के अपने प्रयासों के तहत जिग को लॉन्च किया है। ठीक है, जिम्बाब्वे गोल्ड के बैंक नोट एवं सिक्के 8 मूल्य वर्गों यानी 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 और 200 में पेश किए जाएंगे। बाकी हमें इतना ज़्यादा वहाँ के सिक्कों से लेना देना कोई है नहीं। बाकी हमें सिर्फ इतना याद रखना था, जो ये जिग है नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा, ये किसकी है? ये जिम्बाब्वे ने अभी अनावरण किया है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी टाइम से उच्च मुद्रास्फीति दर थी, उसको टैकल करने के लिए उसने ये अपनी मुद्रा जारी की है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024। ठीक है, ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक है एम्बर,
इसने ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 जारी की है। किसने जारी किया है? यह है थिंक टैंक, ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक एम्बर। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक विद्युत उत्पादन का 30% उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा का रहा है, जो सौर एवं पवन ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि से प्रेरित था। आगे अगर बात करें तो इसमें कहा गया है कि वर्ष 2023 में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक विद्युत उपभोग करने वाले शीर्ष 5 देश कौन से हैं। ठीक है, क्रमशः दिया हुआ है प्रति व्यक्ति सर्वाधिक विद्युत उपभोग करने वाले शीर्ष 5 देश। तो नंबर 1 पर कौन है? नंबर 1 पर है कनाडा, नंबर 2 पर है यूएसए, नंबर 3 पर कौन है? नंबर 3 पर है दक्षिण कोरिया। ठीक है, नंबर 3 पर है दक्षिण कोरिया, नंबर 4 पर है जापान और नंबर 5 पर कौन है? रशिया। ये आपने क्रोनोलॉजी याद रखनी है, प्रति व्यक्ति सर्वाधिक विद्युत उपभोग करने वाले शीर्ष 5 देश। भारत इसमें किस स्थान पर है? भारत 10वें स्थान पर है। ठीक है, भारत की रैंक जो है वो 10वें नंबर की है। वर्ष 2023 में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा किया गया है? चीन द्वारा। ये आपने याद रखना है, 2023 में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन चीन द्वारा किया गया है। और उसके बाद किसने किया है? उसके बाद यूएसए, और इसमें भारत तीसरे नंबर पर है। ठीक है, भारत तीसरे नंबर पर है सौर ऊर्जा उत्पादन में 2023 में। बाकी अगर बात करें वर्ष 2023 में पवन ऊर्जा के उत्पादन में, तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में शीर्ष रैंकिंग किसे मिली है? पवन ऊर्जा के उत्पादन में शीर्ष रैंकिंग भी मिली है चीन को, उसके बाद यूएसए को, फिर तीसरे नंबर पर है जर्मनी। तो इसमें पवन ऊर्जा में नंबर 1 पर चाइना, नंबर 2 पर है यूएसए, नंबर 3 पर जर्मनी, नंबर 4 पर ब्राज़ील तथा नंबर 5 पर है भारत। ठीक है, तो 2023 में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन चीन ने किया है और सौर ऊर्जा में भारत तीसरे नंबर पर है 2023 की बात करें। वहीं अगर 2023 में पवन ऊर्जा की बात करें तो इसमें भारत 5वें नंबर पर है। वर्ष 2023 में कोयले से सर्वाधिक विद्युत उत्पादन किसने किया है? तो कोयले से सर्वाधिक विद्युत उत्पादन किया है चीन ने और उसके बाद भारत ने। ठीक है, तीसरे नंबर पर यूएसए ने। ये आपने याद रखना है। तो यहाँ से हमें ये याद रखना है, कोयले से सर्वाधिक विद्युत उत्पादन के मामले में नंबर 1 पर कौन है? चाइना है। ठीक है, नंबर 2 पर है इंडिया और नंबर 3 पर है यूएसए। ये 2023 की बात हो रही है। अगर भारत के संदर्भ में कुछ तथ्य देखें तो वर्ष 2023 में भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। 2023 की बात की जा रही है। भारत से आगे 2 देश हैं, कौन से? चीन और यूएसए, जो हमने ऊपर भी अभी देखा है। अगला टॉपिक है वीमेन बिजनेस एंड द लॉ 2024। तो वर्ल्ड बैंक द्वारा वीमेन बिजनेस एंड द लॉ 2024 रिपोर्ट जारी की गई है। किसने जारी की है? ये वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट जारी की है। यह इस रिपोर्ट का 10वां संस्करण है, ये भी ध्यान दीजिएगा। फिर आगे देखते हैं। यह रिपोर्ट विश्व की 190 अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के आर्थिक अवसरों को प्रभावित करने वाले कानूनों को मापने की एक वार्षिक श्रृंखला है। ठीक है, इस वर्ष की रिपोर्ट में 2 डाटा प्रस्तुत किया गया है। कौन सा 2 डाटा कौन सा है? एक तो है वीमेन बिजनेस एंड द लॉ 1.0 और दूसरा है एक विस्तारित संस्करण वीमेन बिजनेस एंड द लॉ 2.0। अब इसमें क्या है? यहाँ पर ये जो पहला है ये 8 संकेतकों पर है। ठीक है, 8 संकेतक हैं इसमें। गतिशीलता, कार्यस्थल, वेतन, विवाह, पितृत्व, उद्यमिता, संपत्ति और पेंशन। तो ये कोई याद करने वाली तो चीज़ें हैं नहीं। दूसरा क्या है? ये जो बिजनेस एंड द लॉ 2.0 है, इसमें भी 8 संकेतक हैं। ठीक, तो WBL 2.0 में भारत का स्कोर कितना है? 60 है। ये वैसे तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, नॉन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार WBL 1 में भारत को 100 में से 74.4 स्कोर प्राप्त हुआ है और भारत का समग्र स्कोर 74.4 पूरे दक्षिण एशिया के औसत स्कोर से अधिक है। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक स्कोर की बात करें तो सर्वाधिक स्कोर रहा है नेपाल का। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये एक चीज़ देख लेते हैं उसी रिपोर्ट से संबंधित कि रिपोर्ट में स्कोर के आधार पर 190 देशों की सूची दी गई है, रैंक नहीं दी गई है, जिसमें सबसे ऊपर बेल्जियम और सबसे नीचे वेस्ट बैंक गाजा है। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है उसमें। फिर अगला टॉपिक है लैंगिक समानता एवं बराबरी के लिए वैश्विक गठबंधन। तो 15 से 19 जनवरी 2024 के मध्य स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक आयोजित की गई। तो ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसकी जो वार्षिक बैठक है ये कहाँ हुई है? स्विट्जरलैंड के दावोस में 15 से 19 जनवरी 2024 के मध्य। जिसकी थीम क्या थी? रिबिल्डिंग ट्रस्ट। ठीक है, थीम याद रखना आपने, रिबिल्डिंग ट्रस्ट इसकी थीम थी। इस वार्षिक बैठक में WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तथा भारत सरकार के सहयोग एवं समर्थन से वैश्विक भलाई हेतु गठबंधन लैंगिक समता एवं समानता की घोषणा की गई है। क्या है? अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी। इसकी घोषणा की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और भारत सरकार के सहयोग से। इस नए गठबंधन का प्राथमिक और घोषित उद्देश्य है महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा तथा उद्यम के चिन्हित क्षेत्रों में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं, ज्ञान साझाकरण एवं निवेश को एक साथ लाना है।
आगे देखते हैं, यह गठबंधन G20 ढांचे के तहत व्यापक वैश्विक समुदाय के लाभ हेतु G20 नेताओं की प्रतिबद्धता के अलावा अन्य बातों जैसे बिजनेस 20, विमेन 20 तथा G20 एम्पावर को आगे बढ़ाएगा। आगे है इसमें कि बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्पित इस गठबंधन का आयोजन और संचालन CII सेंटर फॉर वीमेन लीडरशिप द्वारा किया जाएगा। कौन संचालन करेगा इसका? CII सेंटर फॉर वीमेन लीडरशिप। उल्लेखनीय है कि 28 फरवरी 2024 को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा वैश्विक भलाई हेतु गठबंधन लैंगिक समता एवं समानता के प्रतीक चिन्ह का लोकार्पण एवं वेबसाइट की शुरुआत की गई थी। प्रतीक चिन्ह में अक्षर ई समता और समानता का प्रतिनिधित्व करता है। तो कुल मिला के ये चीज़ें थी इसमें। अगला है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024। तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का ये 19वां संस्करण है और ये जारी कौन करता है? जोखिम रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये आपने याद रखना है। फिर प्रस्तुत रिपोर्ट ज्यूरिक इंश्योरेंस ग्रुप तथा मार्स मैकलेनन के सहयोग से तैयार की गई है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तीव्र तकनीकी विकास, आर्थिक अनिश्चितता, ग्लोबल वार्मिंग तथा गंभीर वैश्विक जोखिमों के प्रति आगामी दशकों में मानव के समक्ष आने वाले गंभीर खतरों पर प्रकाश डालती है। रिपोर्ट क्या कहती है कि अगले 2 वर्षों में विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं जैसे भारत, USA और UK, मैक्सिको तथा इंडोनेशिया में लगभग 3 बिलियन लोगों के चुनाव में शामिल होने की संभावना है। ठीक है, भारत, USA, UK, मैक्सिको तथा इंडोनेशिया में लगभग 3 बिलियन लोगों के चुनाव में शामिल होने की संभावना है। बाकी आगे देखते हैं, गलत सूचना एवं दुष्प्रचार जैसी घटनाएं भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा जोखिम है। ये आपने याद रखना है, इसको आप आंसर राइटिंग में भी कोट कर सकते हैं। गलत सूचना एवं दुष्प्रचार जैसी घटनाएं भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा जोखिम पहला स्थान है। 10 वर्षों की बात की जाए तो सबसे बड़ा वैश्विक जोखिम क्या है? मौसम में चरम परिवर्तन की घटनाओं से हो सकता है। एक ये भी आपने फैक्ट याद रखना है। फिर अगला देखते हैं, जो सेगमेंट है वैश्विक सूचकांक। वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज ऑफ 2024 टाइम मैगजीन। ठीक है, तो 13 सितंबर 2024 को यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इंपॉर्टेंट आपने मार्क कर लेना है। 13 सितंबर 2024 को टाइम मैगजीन द्वारा वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज ऑफ 2024 की लिस्ट जारी की गई है। तो सूची में शामिल शीर्ष 5 कंपनियों की बात करते हैं इस रिपोर्ट के हिसाब से। ठीक है, जो टाइम मैगजीन ने जारी की है। तो जो टॉप 5 कंपनीज हैं, नंबर 1 पर कौन है? एप्पल है, संबंधित देश USA। दूसरा है एक्सेंचर, संबंधित देश आयरलैंड। तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट USA। BMW ग्रुप जर्मनी संबंधित है इससे, और अमेजॉन ये USA से संबंधित है। ठीक है, तो जो टॉप 5 कंपनियां हैं उसमें 3 कंपनियां किसकी हैं? USA की। अब बात करते हैं सूची में शामिल शीर्ष 5 भारतीय कंपनियां। ठीक है, तो इसमें कहाँ से शुरू होता है? इसमें रैंक आती है 112। तो 112 में कौन है? HCL टेक है। 119 पर है इन्फोसिस, 134 पर है विप्रो, 187 पर महिंद्रा ग्रुप और 504 पर है एक्सिस बैंक। रिलायंस इंडस्ट्रीज तथा अडानी ग्रुप क्रमशः, तो रिलायंस की रैंक कितनी है? 646, जबकि अडानी की कितनी है? 736। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि जो टाइम मैगजीन ने वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज ऑफ 2024 ये करके एक रिपोर्ट जारी की है, इसमें शीर्ष 5 मतलब शीर्ष 5 या शीर्ष भारतीय कंपनी कौन है, तो उसकी रैंकिंग कितनी है? समग्र रैंकिंग है 112 और ये है HCL टेक। ठीक है, अगला देखते हैं हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024। तो हुरून इंडिया द्वारा हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 अभी जारी की गई है। वर्ष 2024 के लिए जारी सूची में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए 11.62 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ सूची में शीर्ष स्थान पर हैं। तो कुल मिला के अभी जो गौतम अडानी हैं उन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है और वो पहली पोजीशन पर आ गए हैं। ठीक है, 10.15 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दूसरे स्थान पर हैं। सूची में अगर बात करें तीसरे नंबर पर कौन है? शिव नाडर तीसरे नंबर पर और साइरस पूनावाला ये चौथे नंबर पर हैं। फिर आगे देखते हैं, 1200 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ आनंद चंद्रशेखरन इस सूची में जगह बनाने वाले पहले एंजल निवेशक हैं। ठीक है, इस सूची में जगह बनाने वाले सबसे कम उम्र के अरबपति कौन है? जेप्टो के कैवल्य वोहरा। तो जेप्टो के संस्थापक हैं कैवल्य वोहरा, उन्होंने इस सूची में जगह बनाई है और वे सबसे कम उम्र के अरबपति हैं। ठीक है, सेल्फ मेड सर्वाधिक अमीर भारतीय महिला, सेल्फ मेड सर्वाधिक अमीर भारतीय महिला जोहो की हैं राधा बेम्बू। ठीक है, जोहो की राधा बेम्बू हैं। और लेंसकार्ट की सह संस्थापक 42 वर्षीय नेहा बंसल 3100 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ सूची में सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला उद्यमी हैं। ये आपने याद रखने हैं 3-4 फैक्ट जो यहाँ पर आपने देखे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है विश्व के सबसे अमीर शहर 2024 हेनले एंड पार्टनर्स। तो 7 मई 2024 को हेनले एंड पार्टनर में
वर्ष 2024 में विश्व के सबसे अमीर शहर की सूची जारी की है। किसने जारी की है? हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा ये सूची जारी की गई है। जारी रिपोर्ट के अनुसार 1 मिलियन US$ या उससे अधिक की संपत्ति वाले निवासी करोड़पति की संख्या के संदर्भ में शीर्ष 50 शहरों में 11 शहरों के साथ यूएसए क्या है? यूएसए शीर्ष पर है। इन सर्वाधिक अमीर 50 शहरों में न्यूयॉर्क भी शामिल है, ठीक है, जो वर्ष 2024 में विश्व के सबसे अमीर शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर है। तो ये आपने याद रखना है, विश्व के सबसे अमीर शहरों की सूची में पहला स्थान किसका है? न्यूयॉर्क का। दूसरे स्थान पर उत्तरी कैलिफोर्निया का खाड़ी क्षेत्र है, जिसमें सैन फ्रांसिस्को और सिलिकॉन वैली शहर शामिल हैं। टोक्यो, जो एक दशक पूर्व दुनिया के सबसे अमीर देशों में शीर्ष पर था, वर्तमान में तीसरे स्थान पर है। तो नंबर 1 पर है न्यूयॉर्क हो गया, नंबर 2 पर उत्तरी कैलिफोर्निया का खाड़ी क्षेत्र, और नंबर 3 पर क्या आ गया? टोक्यो। चौथे और पांचवें स्थान की बात करें तो चौथे स्थान पर है सिंगापुर और पांचवें पर है लंदन। विश्व के सबसे अमीर 50 शहरों की सूची में भारत के 2 शहर शामिल हैं। कौन? मुंबई और नई दिल्ली। मुंबई को मिला है 24वां स्थान और नई दिल्ली को मिला है 37वां स्थान। तो ये आपके लिए काम की चीज़ है। फिर आगे देखते हैं विश्व के अरबपतियों की सूची 2024, ये फोर्ब्स ने जारी की है। तो अमेरिकी बिजनेस पत्रिका है फोर्ब्स, इसने विश्व के अरबपतियों की सूची 2024 जारी की है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं विश्व के शीर्ष 5 अरबपति। तो जो शीर्ष हैं उन्हें देखते हैं। पहले नंबर पर हैं बर्नार्ड अर्नॉल्ट एवं परिवार, ठीक है, बर्नार्ड अर्नॉल्ट एवं परिवार। दूसरे नंबर पर हैं एलन मस्क, तीसरे पर है जेफ बेजोस, चौथे पर मार्क जुकरबर्ग और 5 पर हैं लैरी एलिसन। और अगर शीर्ष 5 भारतीय अरबपति की बात करें, ठीक है, इनकी समग्र रैंकिंग मतलब ओवरऑल में 9वें नंबर पर है मुकेश अंबानी, 17वें नंबर पर है गौतम अडानी, 39 पर है शिव नाडर, 46 पर है सावित्री जिंदल एवं परिवार और 69 पर है दिलीप सांघवी, ठीक है। तो ये रही आपकी पूरी रिपोर्ट। फिर आगे देखते हैं फोर्ब्स विश्व के अरबपतियों की सूची 2024 में भारत के कुल 200 अरबपति शामिल हैं। तो ये जो फोर्ब्स है इसमें भारत के कुल 200 अरबपति शामिल हैं। वर्ष 2023 में इस सूची में 169 अरबपति ही शामिल थे, जबकि 2024 में कितने? 200 शामिल हैं, ठीक है। सूची में भारत के सर्वाधिक अमीर अरबपति रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी है, जिनकी कितनी ओवरऑल रैंकिंग है? 9। फिर आगे देखते हैं इस सूची में सबसे अमीर भारतीय महिला की अगर बात करें तो इस सूची में सबसे अमीर भारतीय महिला अरबपति हैं सावित्री जिंदल एवं परिवार। इन्होंने भारतीय अरबपतियों में ये चौथे स्थान पर हैं, और जबकि ओवरऑल जो रैंकिंग है इसमें ये 46वें स्थान पर है, ठीक है। अगला देखते हैं स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024। तो 17 अप्रैल 2024 को वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड 2024 की घोषणा जर्मनी में की गई है। दोहा कतर स्थित हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को, तो ये जो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये कहाँ है? दोहा कतर में। इसे वर्ष 2024 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। विगत वर्ष इस हवाई अड्डे को विश्व का दूसरा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया था, जबकि दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे पर है सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा, और तीसरे स्थान पर है इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दक्षिण कोरिया, ठीक है। नंबर 1 पर है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा कतर, नंबर 2 पर है सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा, और नंबर 3 पर है इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दक्षिण कोरिया। फिर सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट को एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो ये आपने याद रखना है, एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन है? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। अब देखते हैं विश्व के 5 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे। तो पहले नंबर पर हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा संबद्ध देश कतर, दूसरे पर है सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर, तीसरे पर है इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दक्षिण कोरिया, चौथे पर है टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी हनेडा ये जापान, और 5वें नंबर पर है टोक्यो नरीटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जापान। अवार्ड्स की सूची में 5 भारतीय हवाई अड्डों को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में स्थान प्राप्त हुआ है। तो इनकी रैंकिंग देख लेते हैं। नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसकी रैंक कितनी है? 36। बेंगलोर का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 59। हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसकी रैंक है 61। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये गोवा में और इसकी रैंक है 92। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई और इसकी रैंक है 95, ठीक है। तो इनका बस आपने ये भी याद रखना है, रैंक के साथ रैंक याद हो जाए तो अच्छी बात है, ये शुरुआत के 2 की। अदरवाइज ये याद रखना है कि केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बेंगलोर मान लीजिए, ऐसे दे देंगे और फिर मैचिंग में पूछ लेंगे, ठीक है। भारतीय हवाई अड्डों को प्राप्त स्काई ट्रैक्स एयरपोर्ट अवार्ड 2024, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर दी है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसे कौन सा अवार्ड मिला है? बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया और साउथ एशिया। तो बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया / साउथ एशिया का जो है ये अवार्ड मिला है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिल्ली को।
फिर केम्पेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर का है, इसे क्या मिला है? बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया। ठीक है, भारत और साउथ एशिया में बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है केम्पेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को, और साथ ही इसे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया और साउथ एशिया के का भी अवार्ड दिया गया है, तो ये आपने याद रखना है। फिर राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, इसे कौन सा अवार्ड मिला है? इसे मिला है बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ सर्विस इन इंडिया एंड साउथ एशिया। ठीक है, तो ये 3 हो गए, इन तीनों को आपने याद रखना है। भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट होटल 2024 का अवार्ड JW मैरियट नई दिल्ली एरो सिटी को प्रदान किया गया है, जबकि विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट होटल क्राउन प्लाजा चांगी एयरपोर्ट है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना था इसमें। फिर आगे देखते हैं, अगला है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। कौन जारी किया है? द हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 जारी किया गया है। इस सूचकांक में उन स्टार्टअप की रैंकिंग जारी की जाती है जो 2000 के दशक में स्थापित हुए हों तथा उनकी कीमत कम से कम $1 बिलियन हो और वे सार्वजनिक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। ये याद रखना है, सार्वजनिक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स का ये 6वां संस्करण है। ठीक है, विश्व के यूनिकॉर्न का कुल मूल्य $5 ट्रिलियन है, और अगर बात करें सर्वाधिक यूनिकॉर्न के संदर्भ में शीर्ष 5 देशों की बात करें तो नंबर 1 पर कौन है? USA। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, नंबर 1 पर है USA अगर यूनिकॉर्न की बात करेंगे, नंबर 2 पर है चाइना और नंबर 3 पर है इंडिया। ठीक है, बस 3 ही याद रखिए, इतना ही काफ़ी है। नंबर 1 पर यूनिकॉर्न के मामले में USA, नंबर 2 पर चाइना और नंबर 3 पर है इंडिया। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में शीर्ष 5 यूनिकॉर्न निम्न है। अब जो शीर्ष 5 यूनिकॉर्न हैं उनको देख लेते हैं। नंबर 1 पर क्या है? क्रमशः बाइट डांस, ठीक है, ये चाइना का है। दूसरा SpaceX USA, ओपन AI ये भी USA का, एंट ग्रुप चीन का तथा शीन चीन का। तो जो शीर्ष 5 यूनिकॉर्न है उसमें भारत का एक भी नहीं है, ये आपने याद रखना है। जबकि पहला किसमें मिला है? बाइट डांस चीन को। अगला टॉपिक है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024। किसने जारी की है? हुरून रिपोर्ट द्वारा हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट जारी की गई है, और इसमें कहा गया है कि कुल संपत्ति में 9% की वृद्धि दर्ज की गई है जो अरबपति हैं। कौन से अरबपति? इस वर्ष की सूची में विश्व के 3279 यानी लगभग 3280 अरबपतियों को शामिल किया गया है, जो विगत वर्ष 3112 अरबपति की तुलना में 5% अधिक हैं। ठीक है, तो पिछले साल 3112 थे और इस बार 3279 हो गए हैं। साथ ही इन अरबपतियों की कुल संपत्ति में भी 9% की वृद्धि दर्ज की गई है। विगत 7 वर्षों में एक बार फिर न्यूयॉर्क को दुनिया के अरबपतियों की राजधानी, बिलियनियर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कौन है? न्यूयॉर्क, ये आपने याद रखना है। बीजिंग को पीछे छोड़ते हुए मुंबई पहली बार एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार हुआ है। तो मुंबई पहली बार एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है तथा वैश्विक स्तर पर तीसरा शीर्ष शहर बन गया है। वर्ष 2024 की इस सूची में शीर्ष 5 अरबपति निम्न हैं। पहले नंबर पर एलन मस्क, उसके बाद जेफ बेजोस, तीसरे पर हैं बर्नार्ड अर्नॉल्ट, चौथे पर मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, चौथे रैंक पर हैं मार्क जुकरबर्ग और 5वें पर हैं लैरी एलिसन। भारत के मुकेश अंबानी इस सूची में $115 बिलियन के साथ 10वें नंबर के अरबपति तथा भारत के संदर्भ में शीर्ष अरबपति हैं। विगत वर्ष इस सूची में इनका स्थान 9वां था। मुकेश अंबानी एवं परिवार एशिया के संदर्भ में, ठीक है, एशिया के संदर्भ में शीर्ष अरबपति है, ये आपने याद रखना है। एशिया के संदर्भ में शीर्ष अरबपति हैं और गौतम अडानी देश के दूसरे शीर्ष अरबपति हैं। अरबपतियों की बात करें तो अरबपतियों की संख्या के संदर्भ में चीन शीर्ष 814 अरबपति सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? किस देश में अरबपति हैं? चीन में। उसके बाद USA में और नंबर 3 पर है भारत, जहाँ पर 271 अरबपति हैं। ठीक है, इस वर्ष की सूची में भारत में 84 नए अरबपति शामिल हुए हैं, जिससे भारत में अरबपतियों की संख्या ब्रिटेन के अरबपतियों की संख्या से दोगुनी हो गई है। ये आपने याद रखना है। फिर अगला है मानव विकास रिपोर्ट 2023-24, यूपी PCS का सबसे फेवरेट टॉपिक। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते ही हैं लगभग, और गलत भी पूछ देते हैं कभी कभी, तो इससे इतना फेवरेट टॉपिक है ये। UNDP द्वारा मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 जारी की गई है, जिसका नाम क्या दिया गया है? ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड। ठीक है, ये थीम आपने याद रखना है। और मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? UNDP जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कैसे होती है गणना? तो मानव विकास सूचकांक को और अधिक व्यवहारिक स्वरूप देने हेतु मानव विकास रिपोर्ट 2010 में अनेक बदलाव किए गए। HDI के आकलन हेतु वर्तमान रिपोर्ट में 3 संकेतकों को शामिल किया जाता है। अब 3 संकेतक क्या हैं? पहला है जीवन प्रत्याशा सूचकांक, दूसरा है शिक्षा सूचकांक। ठीक है, और ये 2 आंकड़ों पर आधारित है, स्कूल अवधि के औसत वर्ष और दूसरा स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष।
तीसरे पर क्या है, आय सूचकांक, इनकम इंडेक्स। तो यानी तीन चीज़ें हैं, एक तो जीवन प्रत्याशा, दूसरा शिक्षा और तीसरा है आय सूचकांक। 13 मार्च 2024 को जारी मानव विकास सूचकांक 2023-24 में विश्व के 193 देशों को उनके प्राप्तांकों के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। 0.800 या उससे अधिक HDI मूल्य वाले 69 देश इन्हें अति उच्च मानव विकास वर्ग में, फिर 0.700 से 0.799 HDI मूल्य वाले 49 देश इन्हें उच्च मानव विकास वर्ग में, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, बस थोड़ा विभाजन है तो देख लीजिए। 0.550 0.699 के बीच में HDI मूल्य वाले 42 देश और ये मध्यम मानव विकास वर्ग में, तथा 0.550 से कम अंक पाने वाले 33 देशों को निम्न मानव विकास वर्ग में रखा गया है। वर्ष 2022 में संपूर्ण विश्व का संयुक्त रूप से मानव विकास सूचकांक, संपूर्ण विश्व का, ठीक है, संपूर्ण विश्व का संयुक्त रूप से मानव विकास सूचकांक मूल्य यानी HDI वैल्यू कितना है, 0.739 है। जो वर्ष 2021 में आया था उसमें HDI मूल्य था 0.735 की तुलना में वृद्धि को प्रदर्शित करता है, यानी 2021 की तुलना में यहाँ पर HDI मूल्य में वृद्धि दिखती है। वर्ष 2022 में विश्व में जन्म के समय औसत जीवन प्रत्याशा कितनी है, 72 वर्ष, ठीक है, ये आपने याद रखना है। वर्ष 2022 में विश्व में जन्म के समय औसत जीवन प्रत्याशा 72 वर्ष। विश्व की अनुमानित स्कूलिंग अवधि कितनी है, 13 वर्ष। औसत स्कूलिंग अवधि कितनी है, 8.7 वर्ष, तथा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $17,254 आकलित की गई है। ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष के सूचकांक में स्विट्जरलैंड 0.967 HDI मूल्य के साथ शीर्ष स्थान पर है। तो पहली रैंक किसे मिली है, स्विट्जरलैंड को, ठीक है, स्विट्जरलैंड को पहली रैंक मिली है, जबकि नॉर्वे तथा आइसलैंड, तो नॉर्वे है दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर कौन है, आइसलैंड। तो टॉप 3 कंट्रीज याद रखनी है, पहले पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे पर है नॉर्वे और तीसरे पर है आइसलैंड। सूची में हांगकांग, चीन चौथे और डेनमार्क जो है ये स्वीडन 5वें स्थान पर संयुक्त रूप से है, ठीक है, तो डेनमार्क और स्वीडन 5वें स्थान पर संयुक्त रूप से है। वर्ष 2022 में मानव विकास की दृष्टि से सबसे दयनीय स्थिति सोमालिया की रही है, जिसकी रैंक कितनी है, 193। उसके बाद दक्षिणी सूडान 192, मध्य अफ्रीकी गणराज्य 191, नाइजर तथा चाड दोनों की 189 रैंक है, ठीक है, और ये सबसे कम मानव विकास वाले देश हैं, ये भी आपने याद रखना है। कौन है सबसे कम मानव विकास वाले देश, नाइजर तथा चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिणी सूडान और साथ में सोमालिया। वर्ष 2021 में मानव विकास के संदर्भ में सबसे दयनीय स्थिति किसकी थी, दक्षिणी सूडान की थी, और इस वर्ष किसकी है, सोमालिया की। अब आगे देखते हैं, आगे HDR से रिलेटेड कुछ और जानकारी है वो देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक तथा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने किया था। मानव विकास रिपोर्ट के पहले संस्करण का प्रकाशन 1990 में इन्हीं दोनों अर्थशास्त्रियों की मदद से किया गया था। ज्ञातव्य है कि HDR संपादकीय रूप से UNDP से स्वतंत्र प्रकाशन है, ठीक है। वर्ष 2014 में मानव विकास सूचकांक के साथ लैंगिक विकास सूचकांक जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स भी प्रकाशित किया गया, और ये कब से, 2014 में। फिर आगे देखते हैं, असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर आइसलैंड है, ठीक है, ये जो असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक है इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर आइसलैंड है, दूसरे पर है नॉर्वे और तीसरे पर है डेनमार्क, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, मानव विकास रिपोर्ट में वर्ष 1997 से जारी मानव निर्धनता सूचकांक ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के स्थान पर वर्ष 2010 से बहुआयामी निर्धनता सूचकांक प्रस्तुत किया जाने लगा। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसमें वर्ष 2010 में मानव निर्धनता सूचकांक की जगह बहुआयामी निर्धनता सूचकांक प्रस्तुत किया जाने लगा। UNDP के सहयोग से ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल द्वारा विकसित यह सूचकांक HDI के तीनों आयामों के संदर्भ में 10 वंचनों पर आधारित है। तो HDI के 3 आयाम हमने आगे देखे थे, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर, ठीक है। भारत का बहुआयामी गरीबी सूचकांक मूल्य 2005-2006 के 0.283 से घटकर 2019-21 में 0.069 हो गया है। ये डेटा एक तो ये मतलब इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट, तो ये डेटा ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो थोड़ा सा इसे ध्यान दे लीजिएगा। अगला है लैंगिक विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक के तीनों आयामों में लैंगिक असमता को दर्शाता है। इस वर्ष सर्वाधिक लैंगिक समानता वाले देशों में सर्वोच्च स्थान किसे मिला है, डेनमार्क को, ठीक है। लैंगिक समानता वाले देशों में सर्वोच्च स्थान मिला है डेनमार्क को, उसके बाद है नॉर्वे और तीसरे नंबर पर है स्विट्जरलैंड। महिलाओं एवं पुरुषों के बीच सर्वाधिक असमानता वाले देश कौन से हैं, ये आपने याद रखना है। महिलाओं एवं पुरुषों के बीच सर्वाधिक असमानता वाले देश क्रमशः यमन, नाइजीरिया, सोमालिया, चाड तथा अफगानिस्तान है। भारत का लैंगिक असमानता सूचकांक मूल्य, ठीक है, भारत का
लैंगिक असमानता सूचकांक मूल्य 0.437 है तथा लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, 108वीं है। ठीक है, इसमें कितनी है भारत की, 108वीं, किसमें, लैंगिक असमानता सूचकांक में। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। फिर इस वर्ष, मतलब अब ओवरऑल की बात करें जहाँ से पूछा जाता है, तो भारत की स्थिति मध्यम मानव विकास वाले देश की है। यहाँ पर हमने 4 कैटेगरी पढ़ी थी, तो इसमें भारत किस कैटेगरी में है, भारत है मध्यम मानव विकास वाले देश की सूची में। इसका HDI मूल्य है 0.644 और यहाँ भारत की रैंक कितनी है, 134वीं रैंक है भारत की, ये आपने याद रखना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, 134। ठीक है, वर्ष 2022 में भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 67.7 वर्ष, स्कूल अवधि के औसत वर्ष हैं 6.6 वर्ष, स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष हैं 12.6 वर्ष तथा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय कितनी है, $6,951। यहाँ भी याद रखने वाली चीज़ है, तो इसे याद रखना है। सार्क देशों में देखें तो श्रीलंका की रैंक है 78, मालदीव की 87, भूटान 125 तथा बांग्लादेश 129 की स्थिति भारत से बेहतर है। फिर है वर्ष 2022 के ग्रहीय दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक यानी प्लानिटरी प्रेशर्स एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको PHDI बोलते हैं। इसमें 154 देशों की सूची में यूनाइटेड किंगडम शीर्ष पर है। ठीक है, फिर ये वाले बिंदु से हमें कोई मतलब है नहीं क्योंकि काम का नहीं है। फिर अगला देखते हैं, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023। 1 मार्च 2024 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के 22वें स्थापना दिवस के समारोह पर राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का 5वां संस्करण है। ठीक है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के सहयोग से शुरू किया गया है। इस सूचकांक के माध्यम से राज्यों में ऊर्जा दक्षता कार्यान्वयन की वार्षिक प्रगति का आकलन किया जाता है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक राज्य स्तरीय ऊर्जा दक्षता नीतियों, कार्यक्रमों और निवेशों से संबंधित कमियों की पहचान और उनका समाधान करता है। फिर आगे है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। ठीक है, इसकी स्थापना ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधानों के तहत विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत 1 मार्च 2002 को की गई थी। फिर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का जो अभी 22वां स्थापना दिवस मनाया गया है, इसका विषय क्या था, भारत में विद्युतीकरण और डीकार्बोनाइजेशन के माध्यम से ऊर्जा परिवर्तन। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके कुल प्राप्त अंक के आधार पर फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेंडर और एस्पिरेंट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य निम्न हैं। तो जैसे समूह 1 क्या है, अब यहाँ पर 4 समूह हैं। ठीक है, 4 समूहों में बांटा गया है, ये हम देखते हैं। समूह 1, समूह 2, समूह 3, समूह 4। तो समूह 1 में क्या है, कर्नाटक नंबर 1 पर है, समूह 2 में आंध्र प्रदेश नंबर है और समूह 3 में असम नंबर 1 पर है, समूह 4 में चंडीगढ़ नंबर 1 पर है। बाकी अगर बात करें 100 में से 86.5 के समग्र स्कोर के साथ कर्नाटक राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य है। तो काम का क्या है इसमें, ये है हमारे काम का। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 पर कौन है, कर्नाटक नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर दूसरा सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश नंबर 2 पर है। तो कर्नाटक नंबर 1, आंध्र प्रदेश नंबर 2 पर। फिर आगे देखते हैं, फिर राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में 15 राज्यों ने पिछले मतलब 2021-22 की तुलना में अपने स्कोर में सुधार किया है और विशेष रूप से 4 राज्य गोवा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा ने, ठीक है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के सापेक्ष 10 अंकों से अधिक सुधार करते हुए महत्वपूर्ण प्रगति का प्रदर्शन किया है। विशेष रूप से इस आकलन में सबसे बेहतर राज्य महाराष्ट्र और हरियाणा है, जहां क्रमशः 18.5 और 17 अंकों की महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। ये बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें हैं, इन्हें कवर तो कर लूँगा, लेकिन काम की चीज़ें यही थी। ठीक है, फिर देखते हैं समूह 1 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 4 राज्य। तो पहले पे कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, जो हमने ऊपर देखा था। समूह 2 में नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश था, फिर केरल, तेलंगाना और पंजाब। समूह 3 में असम, गोवा, हिमाचल प्रदेश और नंबर 4 पर उत्तराखंड। समूह 4 की बात करें तो शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 4 राज्य या यूटीज कौन है, नंबर 1 पर चंडीगढ़, नंबर 2 पर मेघालय, 3 पर अंडमान निकोबार और चौथे पर त्रिपुरा। आप ये अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, आगे है कि भारत ने COP26 में वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की एमिशन इंटेंसिटी को वर्ष 2005 के स्तर से 45% तक कम करने की प्रतिबद्धता जताई है। 2005 बेस ईयर है और 2030 तक 45% कम करने का लक्ष्य है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर है,
जो ईवी को आर्थिक विकास और निर्यात का संभावित स्रोत बनाता है। ठीक है। भारत में समग्र ऊर्जा खपत में परिवहन क्षेत्र की हिस्सेदारी 14% है। आगे देखते हैं ग्लोबल 500 2024। जनवरी 2024 में ब्रांड फाइनेंस द्वारा, किसके द्वारा? ब्रांड फाइनेंस द्वारा ग्लोबल 500 एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार 74% वृद्धि के साथ एप्पल एक बार फिर विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना रहा है। विश्व के शीर्ष 4 सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड कौन से हैं वो देखते हैं। नंबर 1 पर है एप्पल, नंबर 2 पर है माइक्रोसॉफ्ट, नंबर 3 पर है गूगल और नंबर 4 पर है अमेजॉन। ठीक है। अगला टॉपिक है ब्रांड फाइनेंस आईटी सर्विसेज 25 2024। जनवरी 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार एक्सेंचर $40.5 बिलियन के साथ विश्व के सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड है। तो विश्व का सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड कौन बना है? एक्सेंचर। ठीक है। 11% मूल्य वृद्धि के साथ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड है। विगत 5 वर्षों में सर्वाधिक तेजी से वृद्धि करने वाला आईटी सेवा ब्रांड है इन्फोसिस। ये आपने याद रखना है। ठीक है। आगे देखते हैं फोर्ब्स की विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं। 5 दिसंबर 2023 को फोर्ब्स पत्रिका द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई और इस सूची का ये 20वां वार्षिक संस्करण है, जहां यूएसए की टेलर स्विफ्ट, ठीक है, इन्हें सबसे युवा शक्तिशाली महिला हैं। इन्हें वहीं यूएसए की जूडी फॉकनर सबसे उम्रदराज शक्तिशाली महिला हैं। तो इस सूची में जो टेलर स्विफ्ट हैं ये सबसे युवा शक्तिशाली महिला हैं और यूएसए की ही जूडी फॉकनर सबसे उम्रदराज शक्तिशाली महिला हैं। फोर्ब्स में सूची में शामिल शीर्ष 3 महिलाओं की बात करें तो नंबर 1 पर है उर्सुला वान डेर लेयन, ये जर्मनी से रिलेट करती हैं। नंबर 2 पर है क्रिस्टिना लेगार्डे, फ्रांस से। और नंबर 3 पर है कमला हैरिस और ये यूएसए से रिलेट करती हैं। इस वर्ष की सूची में 4 भारतीय महिलाओं ने जगह बनाई है। उसमें निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, इन्हें 32वां स्थान मिला। रोशनी नाडर मल्होत्रा, इन्हें 60वां स्थान मिला। सोमा मंडल 17वें स्थान पर तथा किरण मजूमदार शाह 76वें स्थान पर। ये आपने याद रखना है, हो सकता है इसे मैचिंग में पूछ लें। ठीक है। तो कुल मिला के अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक परिदृश्य था वो हमने अलग से इसलिए कवर किया था क्योंकि जो टोटल अगर आर्थिक परिदृश्य कवर करते तो उसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट है, आपने देखा भी है, तो आपका दिमाग ना गड्ढ-मड्ढ हो जाता। तो ऐसे ही अब एक या 2 दिन में वैज्ञानिक परिदृश्य कवर कर लेंगे और कुछ ही 4-5 वीडियो और बनेंगे और उसमें दृष्टि पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम अपने चैनल पे क्विज मतलब ऐसे करेंगे जिससे इसका रिवीजन भी हो जाए। ठीक है। तो आप हमारे यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़े रहिए, वहाँ भी आपको करंट अफेयर से लगातार अपडेट किया जाता है पेपर कटिंग के थ्रू।